हेलो दोस्तों, आपकी डीआई की क्लास स्टार्ट करते हैं। डीआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पीटी की परीक्षा में 20 नंबर का सवाल, 20 नंबर के 4 सवाल यानी 5-5 नंबर के 4 सवाल होते हैं। टोटल 20 नंबर का डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन से आपकी पेट की परीक्षा में यानी पीटी की परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। और डीआई के सवाल देखने में आपको हो सकता है आसान लगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसलिए आपको आसान लग सकता है। लेकिन जब आप परीक्षा में बैठते हैं उस समय इतना आपको लगता है कि इतना लेंदी सवाल, 5 नंबर का सवाल है, उसमें पढ़ना बहुत होता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डीआई के सवालों को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें और कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। यहां पर जो मैं सवाल लगवाता हूं, ये सवाल तो आप लगाइए जरूर, और साथ साथ आप जो है किसी भी प्रैक्टिस सेट के सवाल आप जो उठा के लगाने का ट्राई कीजिए, उनको लगाइए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। जब आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा डीआई के सवाल लगाने पर, तो जब आप परीक्षा में बैठेंगे आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, और जब अपना कॉन्फिडेंस आपके पास होगा तो आप जो है जल्द से जल्द यानी कम से कम टाइम में आप जो है डीआई के सवालों को वहां पर सॉल्व कर पाएंगे। और साथ साथ बाकी का जो आपका पेपर है 80 नंबर का जो बचता है, उनके लिए भी आपको टाइम मिलेगा, अच्छा खासा टाइम मिलेगा उनको सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपका 5 नंबर का मैथ से ही सवाल आते हैं, जिसमें एवरेज, परसेंटेज, आपका प्रॉफिट लॉस, इस टाइप से उसमें डेसिमल वाला जो आपका भिन्न रहता है, दशमलव भिन्न, संख्या पद्धति से सवाल आते हैं, नंबर सिस्टम से। तो ये 5 नंबर के इसमें से भी सवाल आते हैं। तो इनकी क्लास भी आपकी, मैथ की क्लास आपकी चल रही है, रामानु सर आपका क्लास ले रहे हैं, तो वो क्लासें भी आप ध्यान से लेते रहिए। अच्छा, डीआई में मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि आपका जो डीआई में जरूरत पड़ती है, आपको परसेंटेज आपको अच्छे से आना चाहिए, साथ साथ आपको एवरेज भी आना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको रेशियो, अनुपात समानुपात जो रहता है वो भी अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो कि मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो परसेंटेज, एवरेज और रेशियो पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने सवालों की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल हम अपना लेते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सवाल में आपको जो है 5 विभाग दिए हुए हैं, ABCDE, और इसमें कर्मचारियों की संख्या दी हुई है एक कॉलम में, जिसमें कि संख्या को इन्होंने प्रतिशत में दिखा दिया है इन्होंने। ठीक है, और ऊपर जो सवाल इन्होंने दिया है उसमें आपको बोला है कि कुल संख्या जो कर्मचारियों की वो 80,000 है, और विभाग में इन्होंने डिवाइड कर दिया है प्रतिशत में। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जेंडर दिया हुआ है आपको, मेल फीमेल का आपको रेशियो दिया हुआ है, और मेल फीमेल कितना कौन से शहर में रह रहे हैं, 2 शहर इन्होंने दिए, जेड और वाई, उनमें भी जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो आपको दिया हुआ है, कितने फीमेल कितने मेल आपके कौन से शहर में रह रहे हैं और किस विभाग में वो काम कर रहे हैं। इस तरीके से रेशियो बना के दिया हुआ है। इनका पहला सवाल यहाँ पर है कि विभाग ई के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। तो विभाग ई के पुरुष कर्मचारी आपको जब निकालने हैं, तो सबसे पहले तो आपको विभाग ई में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। तो विभाग ई में कुल आपका कर्मचारी आपको पता है, कुल कर्मचारी कितने हैं आपके पास, कुल कर्मचारी ये आपका फिक्स है, इन्होंने दिया हुआ है आपको सवाल में। सबसे पहले जो आपको डीआई का जो टेबल दिया उससे ऊपर आपको दिया है कुल कर्मचारियों की संख्या, इन्होंने यहाँ पर 80,000 आपको पहले से दी हुई है। ठीक है, अब हमारे सवाल के अकॉर्डिंग वो बात कर रहा है विभाग ई की, विभाग ई की बात कर रहा है। विभाग ई में उसने दिया है 36%, यानी 80,000 का 36%, ये टोटल कर्मचारी आपके विभाग ई में काम कर रहे हैं। ठीक है, 36% कर्मचारी आपके विभाग ई में काम कर रहे हैं। अब उसने बात की है कि पुरुष कर्मचारी, विभाग ई के पुरुष कर्मचारी अगर आपको निकालने हैं, तो जो आपको यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, जेंडर का रेशियो, मेल फीमेल का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 8:1। ठीक है, जिसमें कि मेल आपके, जब आपके टोटल 9 कर्मचारी आपके रहेंगे, आप रेशियो से, आप रेशियो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, रेशियो की क्लास हमारे रामानु सर लेंगे, आप वहां पे पढ़ लीजिए। तो जब आपके 8 यहाँ पर मेल रहेंगे और 1 आपकी फीमेल रहेगी, टोटल आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9। रेशियो आपको ये बता रहा है यहाँ पर।
तो आपके 8 कर्मचारी मेल हैं, 8 कर्मचारी यहाँ से मेल है और टोटल आपके 9 कर्मचारी यहाँ पर विभाग ई के पुरुष कर्मचारी आपको निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा 8/9 का। अब आपके ये पुरुष कर्मचारी विभाग ई में पुरुष कर्मचारी यानी मेल आपके निकल के आगे कितने मेल यहाँ पर काम कर रहे हैं विभाग ई में, तो आपका यहां से सॉल्व करके आप निकालेंगे। ठीक है, अगला वो क्या कह रहा है, अगला वो कह रहा है विभाग ए से शहर जेड में रहे कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत तो आप तब निकालोगे जब आप पहले ये पता करो कि विभाग ए से शहर जेड में कितने कर्मचारी रह रहे हैं। तो विभाग ए में कर्मचारी कितने आपके आएंगे, यहां पर बात करें विभाग ए की, तो विभाग ए की बात हो रही है, कुल कर्मचारी आपके 80,000 हैं और इन्होंने प्रतिशत कितना दिया है कर्मचारियों का, विभाग ए में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका प्रतिशत आप देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रतिशत दिया है 10%, और यहाँ पर इन्होंने कोई मेल फीमेल की बात नहीं की, इसका मतलब कुल कर्मचारी मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर बात हो रही है। तो इन दोनों को आप जब सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कीजिए, पहला जो आपने सॉल्व करोगे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए 9 चौक 36, ठीक है, यहां से ये दोनों कट गए और ये आपके 32 हो गए, और यहां से आप 8 का जब गुणा करोगे तो ये 0 तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, 0 कितने हैं, 2 0 बचे ऐसे ही आ गए, 8 दूनी 16 और 8 के 24 1 25, तो ये आपका आ जाएगा 25,600 पुरुष कर्मचारी आपके विभाग ई में काम कर रहे हैं, पुरुष कर्मचारी। ठीक है, पुरुष कर्मचारी कितने आ गए, 25,600, जो विभाग ई की उसने बात की। तो विभाग ई में 25,600 आ गए। अब विभाग ए में कुल कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं आपको ये देखना है। तो विभाग ए में जब आपको देखना है तो क्या करोगे, विभाग ए के कितने कर्मचारी यहां पर आ जाएंगे, 8,000। इसमें कुछ और कहा है इसने, सवाल में वो कह रहा है ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारी। अब उसने बात की है शहर जेड की, तो यहां पर एक काम जो छूट गया वो भी आप कर लीजिए। ए से जेड में रहने वाले कर्मचारियों की बात कर रहा है, विभाग ए की बात कर रहा है और शहर जेड में रहने, तो शहर जेड और वाई में अनुपात क्या दिया, 1:9, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, इंटू इसमें हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो यहां पर एक 0 और कट गया। तो विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कुल कर्मचारी कितने आ गए, 800, और इन दोनों का अनुपात उसने पूछा है। तो अनुपात आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, 25,600/800 आप कर दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 8 का भाग दे लीजिए यहाँ पर, 8 3 24, 8 दूनी 16। ठीक है, और प्रतिशत में पूछा है तो गुणा 100 हो जाएगा। प्रतिशत आपका कब निकलेगा, जब आप गुणा 100 करोगे तो प्रतिशत आपका निकल के आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका, 3200% आपका आ जाएगा विभाग ई के पुरुष कर्मचारियों का और विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का जो आपका प्रतिशत जो निकल के आएगा, प्रतिशत अनुपात आपका प्रतिशत जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 3200%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारी। अब यहां पर विभाग बी और डी की बात हो रही है, विभाग बी और डी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारी, विभाग बी और डी में कुल कर्मचारी तो यहां पर फिक्स है आपका, ये 80,000 है, ये ऐसे ही रहने दो। अब उसने बात की है विभाग बी तथा डी में को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष, तो आप निकालिए यहाँ पर विभाग बी और डी के जब निकालोगे बी और डी दोनों का योग करके वो बात कर रहा है, तो 80,000 तो आपका ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कुल कर्मचारी कितने 80,000। विभाग बी और डी में मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का, तो बी और डी में मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारी जब आपको निकालने हैं तो बी में पुरुष कर्मचारी कितने, पहले तो आपको बी के प्रतिशत निकालना होगा, प्रतिशत यहाँ पर दिया है तो आपको संख्या निकालनी है। तो संख्या बी की कितनी हो जाएगी, 22/100, 80,000 का 22/100 हो जाएगी यहाँ पर। ये तो हो गया बी के आपके कुल कर्मचारी, लेकिन यहाँ पर वो बात कर रहे हैं पुरुष कर्मचारियों की, तो पुरुष कर्मचारी कितने आ जाएंगे, 13:9 जो दिया है उसमें, तो आपके पुरुष 13 दिए, टोटल आपका 22। तो ये आपका हो गया, ये हो गया बी के लिए। ठीक है, इतना पोर्शन जो आपका आया ये बी के लिए। अब इसमें प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा डी। तो डी में आपका कितना दिया है अनुपात, डी का अनुपात दिया है 20%, यानी 80,000 का 20%। इसीलिए यहां पर मैंने 80,000 को कॉमन लेके बाहर रखा हुआ है पहले से ही।
तो 80,000 का 20% आपका हो गया। ये कुल कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी विभाग डी में। और इसमें उसने कहा है कि पुरुष कर्मचारियों की बात की है, तो पुरुष कर्मचारियों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:2। तो आपका 3/5 यहां पर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे जब, तो 22 से 22 कटेगा, 5 से ये 5 चौको 20, 4 आ जाएगा यहाँ पर। यहां 100 और यहां 100 दोनों कॉमन लेकर यहां पर जब काटोगे तो ये कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 800 में गुणन कितना बचेगा, यहां पर 13 बचा और यहां पर 12, 13 और 12 कितना हो गया 25। तो ये कितना आ गया 25 अट्ठे 200, यानी कि 20,000। तो बी और डी में पुरुष कर्मचारी, कितने पुरुष कर्मचारी काम कर रहे हैं बी और डी में, बी और डी में जो पुरुष कर्मचारी काम कर रहे हैं वो 20,000 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं वो विभाग ए और ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों के लिए। तो विभाग ए और ई को मिलाकर तो 80,000 तो आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, 80,000 आपका कॉमन रहेगा। और इसमें आपको ए और ई का प्रतिशत देखना है। तो ए और ई का प्रतिशत कितना है, कितने कर्मचारी कुल काम कर रहे हैं, ए में 10% और ई में 36%। तो 10% आपका ये हो गया और 36% आपका ये हो गया ई के लिए। अब इसमें उसने बात की है महिला कर्मचारियों की। तो महिला कर्मचारियों निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अनुपात कितना दिया है पुरुष और महिला का, ए में दिया है 7:3 और ई में दिया है 8:1। यानी कि आपका महिला निकालने के लिए ए में आपका 3/10 का गुणा करना पड़ेगा और ई में आपको 1/9 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां आपका गुणा होगा 3/10 का और यहां गुणा होगा 1/9 का, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 80,000 और यहां 10 से ये 10 कट गया, यहां 9 से ये कट गया तो 4 आ गया। ये 100 दोनों में बाहर ले लीजिए, तो यहां से ये 0 कट जाएगा, 100 दोनों से बाहर लोगे आपका 0 कट जाएगा। तो यहां कितना बचा, यहां बचेगा आपका 800 और 800 में आपका यहां पर 3 और यहां पर 4, यहां पर 3 और यहां पर 4 कितना हो गया 7। ये कितना आ जाएगा 5600। ठीक है, तो अब सवाल में क्या कह रहा है, बी और डी को मिलाकर आपके पुरुष कर्मचारियों की संख्या 20,000 निकली है, ए और ई को मिलाकर आपकी महिला कर्मचारियों की संख्या आपकी 5600 निकली है। अब वो कह रहा है इनका अनुपात निकालना है आपको। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे, बी प्लस बी अनुपात आपसे कह रहा है ए प्लस ई। सवाल आपको ये सॉल्व करना है, ये निकालना है आपको। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, आप कर लीजिए 20,000 अनुपात कर दीजिए 5600, 0 से 0 ये कैंसिल हो गए। ये कितना बचा 200 अनुपात 56, 8 से कट जाएगा, 8 सत्ते 56 होता है, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी कि 25:7 आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, 25:7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है शहर बाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में काम कर रहे हैं। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शहर बाई के कितने निवासी जो है सारे विभागों में मिलाकर कितने निवासी काम कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि शहर बाई में रहने वाले कितने कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। ए बी सी डी किसी में भी कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, क्योंकि उसने कोई यहाँ पर वो नहीं दिया आपको कि कौन से विभाग का, उसने स्पेसिफाई नहीं किया उस चीज को। तो हमें कर्मचारी जो काम करने वाले कर्मचारी जो संख्या 80,000 दी हुई है, उस 80,000 को हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस 80,000 में से शहर बाई में कितने लोग रह रहे हैं हमें वो निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, 80,000 तो हमें पता है कि कुल 80,000 कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही। तो 80,000 में से 22 शहर में और 1.5 शहर में 2 जगह डिवाइड है। 80,000 में से लोग रह रहे हैं, तो कुछ 22 शहर में रह रहे हैं, कुछ 1.5 में, कुछ 22 शहर में रह रहे हैं और कुछ 1.5 शहर में रह रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हमें शहर बाई में कितने कर्मचारी रह रहे हैं ये चीज निकालनी है। तो शहर बाई में कितने कर्मचारी रह रहे हैं इसको निकालने के लिए हमें क्या करना, 80,000 तो आपका कॉमन हो गया, इसमें 10/100 ए शहर में रह रहे, सॉरी ए विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या हो गई। अगला हो गया 22/100, इसके बाद हो गया 12/100, इसके बाद आपका हो गया 12 के बाद आपका हो गया 20/100, 20/100
फिर हो गया 36/100। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, इसको सॉल्व करने पर आपका निकलेगा कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अब यहां से आपको निकालना है कि शहर वाई में कितने कर्मचारी रह रहे हैं। तो विभाग ए से अगर बात करें तो शहर वाई में रहने वालों की संख्या कितनी होगी, 9/10 का अनुपात दिया है तो इसमें गुणा हो जाएगा 9/10 का। विभाग बी में 19/22 हो जाएगा आपका गुणा में 19/22। विभाग सी में कितना हो जाएगा, विभाग सी में हो जाएगा आपका 1/6 और विभाग बी में कितना हो जाएगा 1/4। विभाग बी में कितना हो जाएगा 1/4 और 13/18 विभाग ई में हो जाएगा। और यहां पर 1/4 नहीं 3/4 आएगा। एक अनुपात 3 दिया है ना, तो जेड आगे दिया है आपको और बाई पीछे शहर दिया, तो 3:4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके शहर बाई में रहने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या निकल के आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए 10 से ये 10 कट गया, 22 से ये 22 कट गया, 6 से ये 12 कट गया, 4 से ये 20 कट गया, 18 से ये 36 कट गया। तो कितना आपका आया 80,000। तो ये आपका कॉमन जो है ये बाहर रहेगा और यहां से 100 जो है 1/100 आप बाहर ले लीजिए, तो 1/100 आपका ये बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा 9 + 19 + 2 + 15 + 26, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है। इसको जोड़ लीजिए, ये योग करने को दिया है ना, यहां पर जोड़ लीजिए आप। ये कितना हो गया 26 कितना हो गया, ये कितना हुआ 28 और 2 30, 45 और 6 51 और 20 71 और इसके साथ गुणे में क्या है 800। अब ये 800 कैसे आया, ये 100 को मैंने यहां पे कैंसिल कर दिया, तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो 800 बचा। अब इसका गुणा करके आप निकाल लीजिए कितना आ गया, 0 ऐसे ही आ जाएंगे दोनों, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, ये कितना आ गया 56,800 आपका वैल्यू आ गई। शहर वाई में रहने वाले कर्मचारियों की संख्या आ गई। ये शहर वाई में इतने कर्मचारी रह रहे हैं, शहर वाई में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जो रहने वाले कर्मचारी है 56,800। अब हमें उसने पूछा है कि औसत पूछा है कि औसतन सभी विभागों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो औसतन जो है काम कर रहे हैं, विभाग कितने हैं आपके पास 5, तो औसत क्या निकल के आएगा, जो 22 शहर में रह रहे कर्मचारी उनका औसत निकालना है आपको सभी विभागों के साथ। तो 56,800 बटे 5, तो ये कितना हो गया 5 एकम 5, इधर कितना बचा 6, तो इधर कितना हो गया 18, 5 दिया 15, ये कितना हो गया 5 छक्का 30, 11,360 11,360 आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या। विभाग ए और ई में मिलाकर शहर ए तथा ई में रहने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या। तो हमें पता है कि कुल कर्मचारी कितने 80,000 कर्मचारी है और एक विभाग ए और ई में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या उसने पूछी है। तो 80,000 का 10% विभाग ए हो गया, 80,000 का 36% विभाग ई हो गया। ठीक है, अगर आप दोनों को अलग अलग करोगे तब भी वही बात आएगी, 80,000 आप कॉमन ले लीजिए। तो 80,000 यहां पर मैंने कॉमन ले लिया और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बिना कैंसिल किए सॉल्व करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। तो 100 को यहां पर 1/100 को बाहर ले लीजिए, 80,000 बटे 100 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 10 + 36 यानी कि 46। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 0 से 0 ये कट गया, कैंसिल हो गया आपका। 46 का इधर गुणा करना है आपको, तो 0 ऐसे ही आ जाएंगे दोनों। अब 8 × 6 = 48 होता है, 8 चौको 32 और 4 36, तो इसका आंसर कितना आ गया 36,800 आपका ए और ई में, विभाग ए और ई में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई 36,800। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं। अब उसने दोबारा से ए और सी के कितने कर्मचारी
तो हमें सबसे पहले ए और सी के कर्मचारी पता होने चाहिए, कितने कर्मचारी हैं ए और सी में, ठीक है। और सवाल को थोड़ा छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, साथ में अगर आप अलग अलग निकालोगे, पहले विभाग ए के कर्मचारी, फिर विभाग सी के कर्मचारी, फिर उसमें आप निकाल लोगे शहर जेड में विभाग ए से कितने कर्मचारी रह रहे हैं, फिर आप निकालोगे सी में कितने। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको छोटा सवाल को शॉर्ट कैसे बनाया जाए वो तरीके पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, विभाग ए और सी के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं, ठीक है। तो विभाग ए में कितने कर्मचारी हैं, 80,000 आप कॉमन रखिए यहाँ पर, 80,000 विभाग ए का निकालोगे तो 10% दिया है विभाग ए में, तो 10/100 प्लस, अब सी की बात कर रहा है, सी में कितना दिया है आपको, सी में दिया है 12%, तो 12/100 आ जाएगा यहाँ पर 12/100। अब उसने अनुपात कहा है शहर जेड का निकालना है, तो शहर जेड और वाई का आपको अनुपात दिया हुआ है, तो शहर जेड का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/10 आ जाएगा विभाग ए के लिए। आप देखिए 1:9 दिया है, तो 1:9 यानी जेड में जेड आपको 1 दिया है और 9 आपको वाई दिया है, टोटल मिलाकर क्या हुआ 10। तो टोटल से भाग देते हैं जिस विभाग में हमें निकालना है, जिस शहर का निकालना है, तो 1/10। और ऐसे ही शहर सी के लिए जब विभाग सी के लिए जब हम जेड शहर को निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/6। ये कितना आ गया, 5/6। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 10 से ये 10 कट गया, ये 6 से ये 12 कट गया, आपका 2 आ गया। 100 आप बाहर ले लीजिए, 80,000/100, 1/100 आपने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस, तो 5 दूनी 10 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 10, तो यहाँ कितना होगा 11, और 11 88 होता है, तो ये कितना हो गया 8,800। 8,800 आपका इस सवाल का आंसर आ गया। तो एक ग्राफ ये आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें कि 5 सवाल आपके कंप्लीट हुए। अब पढ़ते हैं हम अगले ग्राफ की तरफ। अगला ग्राफ क्या कह रहा है, अगला ग्राफ आपका देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें उसने आपको बैंक दी है 4 ABCD, संवितरित ऋण की संख्या आपको यहां पर दी है, कुल जो उसने ऋण को वितरण किया ऋण का, यानी कि जो लोन दिया है उसने, वो आपको उसकी संख्या दी है 120। विभाग ए को बैंक ने दिया, और बी ऐसे बी ने 150, सी ने 160 और डी ने 100। इसमें उसने कहा कि MSME को संवितरित ऋण जो प्रतिशत दिया है 5, 6, 10 और 6, आपको ग्राफ में टेबल में दिख रहा होगा। इसके साथ साथ उसने दिया है संवितरित ऋण जो 20 लाख से अधिक या उसके बराबर है, ठीक है, 20 लाख से अधिक या उसके बराबर है। तो अब सवाल देखते हैं, सवाल पहला सवाल इसका ग्राफ पर लेते हैं। तो पहले सवाल में उसने क्या कहा है, सी द्वारा MSME को वितरित ना किए गए ऋण, सी द्वारा MSME को वितरित ना किए गए ऋण और सी द्वारा संवितरित किए गए उन ऋणों से कितने प्रतिशत अधिक है जो 20 लाख के बराबर या उससे अधिक है, ठीक है। तो सी द्वारा संवितरित किए गए ऋण कितना निकलेगा, यहां पर सबसे पहले सी का देखिए आपको कितना 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 उसने ऋण वितरित किया है, सी ने वितरित किया है 160, ठीक है, 160 उसने दिया है। और इसमें उसने MSME को कितना दिया है 10%, और इसने पूछा क्या है कि जो MSME को नहीं दिया, बात क्या कर रहा है, MSME को वितरित ना किए गए ऋण, तो 10% तो उसने दिया है। अब 160 का 10% जब उसने MSME को दिया है तो 90% बचा ना, शेष वाला कितना बचा 90%, तो यहां पर 90/100 यही तो आपका बचेगा। 160 का जब आप 90% निकालोगे तो उतना आप उसने जो है MSME को तो संख्या यहां पर आ जाएगी। अब इसके साथ साथ उसने क्या कहा है कि सी द्वारा संवितरित किए गए उन ऋणों से कितने प्रतिशत अधिक है जो उसने 20 लाख से अधिक या कम, ठीक है, तो उसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 144 आएगा, ये कितना आएगा 144। और उसने दिया है कि सी द्वारा जो संवितरित ऋण है, सी द्वारा MSME को, ये जो MSME को छोड़कर जो बचा हुआ था वो हमने निकाल लिया, 144 आया। और जो 20 लाख या उससे अधिक है, 20 लाख या उससे अधिक है, कितना है वो 64, आप टेबल में देखिए 64 दिया है उसने। और इसका उसने कितने प्रतिशत अधिक या कम है, इस वाली बात कर रहा है। तो इस तरीके से जब भी बात होती है तो मैंने क्या कहा आपको
कि आपको डिफरेंस लिखना है ऊपर, दोनों का डिफरेंस आपको ऊपर लिखना है और जिसके साथ तुलना हो रही है उसको नीचे लिखना है इनटू 100। जब प्रतिशत में बात कर रहा है तो इनटू 100। तो यहां पर क्या हुआ, 144 से जब आप 64 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, यहां पर ये आपका 0 आएगा और 14 से 6 जाएगा तो 8 आएगा। ये कितना हो गया, 80/64 गुणे 100। 8 से इसको काट लीजिए, ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए और 4 से इसको काट दीजिए। तो कितना प्रतिशत अधिक आ गया, 125% अधिक है। कितना आ गया आंसर, 125% अधिक है। ठीक है, ये आपका पहला सवाल सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे में कह रहा है कि डी द्वारा अन्य एमएसएमई को नहीं, यानी एमएसएमई को नहीं दिया गया जो ऋण को संवितरित ऋण 44 है। इसमें इसने कहा है, बताया हमारे को कि जो एमएसएमई को डी ने नहीं दिया वो कितना है, 44 है, जो कि 20 लाख से अधिक है, उसके बराबर है। तो डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 लाख से कम है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, आप समझिए बात को। सबसे पहले तो देखिए डी द्वारा जो हमें टेबल में दिया हुआ है वो कितना है, डी द्वारा जब डी ने कितना ऋण वितरित किया, टोटल 100, और 100 में उसने एमएसएमई को अगर 6% दिया है तो बचा हुआ कितना है, 94%। तो 100 का 94% हो जाएगा। अगले सवाल में डी की जो बात हो रही है उसमें 100 का 44% आपको टेबल से दिख रहा है, क्योंकि एमएसएमई को जो नहीं दिया उसकी बात हो रही है। तो 6% तो उसने एमएसएमई को दिया है 100 में से, 100 में से 6% एमएसएमई को दिया है, तो बचा हुआ कितना है, 94%। 100 में से 100 का 94% जब आप करोगे तो बचा हुआ निकलेगा आपका। और उसके बाद उसने कहा है कि ये जो है 20 लाख या उससे अधिक या उसके बराबर है। जो 44 है, 44 इसने जो दिया है ये 20 लाख से अधिक या उसके बराबर है। तो बचा हुआ जो है 20 लाख से कम वाला कितना है, तो 20 लाख से कम वाला आपको निकालने के लिए यहां पर -44 कर लीजिए, क्योंकि हमने ये निकाला है, हमारा जो टेबल दिया उसके हिसाब से ये निकलेगा। लेकिन इसने क्या बता दिया, इसने बता दिया कि 44, इसने क्या कह दिया, ये 44 जो है ये 20 लाख से अधिक या उसके बराबर इसने दे दिया। ठीक है, एक टेबल में भी आपको दिया होगा 20 लाख के बराबर या अधिक, उसमें दिया है 46, लेकिन हमें वहां से मतलब नहीं है, क्योंकि इसने यहां हमें बताया कि 44 है जो कि 20 लाख के बराबर या उससे अधिक है। तो हम 44 को काउंट करेंगे तो 20 लाख से कम वाले कितने आ जाएंगे, 20 लाख से कम वाले जो आएंगे आपके यहीं से आ जाएंगे। ये आपका 94 - 44, तो ये कितना आ गया, 50। जो 20 लाख से कम वाला ऋण है, कितने लोगों को दिया, कितना ऋण वितरित किया है, वो आ जाएगा आपका 50। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है ए द्वारा एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की संख्या डी द्वारा संवितरित किए जाने वाले उन ऋणों की संख्या के मध्य अंतर कितना है जो 20 लाख से कम है। तो पहले तो हमें निकालना होगा ए द्वारा एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाला ऋण। तो ए द्वारा कुल ऋण कितना बांटा गया है, ए द्वारा बांटा गया है 120। ए द्वारा कुल ऋण जो बांटा गया है वो कितना है, ए का जो है वो है 120, और 120 में उसने क्या किया है कि 120 में 5% उसने दिया है, किसको, 5% एमएसएमई को दिया है। तो 5% एमएसएमई को दिया है, तो बचा हुआ आपका इसी तरीके से निकलेगा, 100 - 5 आप करोगे प्रतिशत। भाई जो चीज उसने किसी को दे दिया उसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो आप अगर 5% करके यहाँ 120 का निकालो, फिर उसको 120 में जोड़ोगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं 100 - 5 कीजिए, 95/100 लिखिए उसको। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ए का, जो कि उसने एमएसएमई को नहीं दिया, मतलब जो एमएसएमई को दिया है वो माइनस होकर आपका निकल के आ गया। दूसरा उसने कहा है डी द्वारा संवितरित किए जाने वाला ऋण। तो डी द्वारा संवितरित किए जाने वाला ऋण कितना आएगा, डी द्वारा संवितरित, तो डी ने कितना किया, 100 उसने वितरित किया है, और 20 लाख से अधिक वाली संख्या कितनी है, 46। तो 100 - 46 आप कर लीजिए, डी का कितना निकल के आएगा, डी का उसने 100 दिया है, कुल ऋण उसने किया कितना दिया है, 100, और उसमें से उसने जो 20 लाख से अधिक वाला जो है या उसके बराबर वाला है वो कितना है, 46। और हमें निकालना है यहाँ पर कम वाला, तो कम वाला कब निकलेगा, 100 - 46 आप कीजिए, तो ये निकल के आ गया कम वाला 44। आपका कम वाला कब निकल के आएगा, सॉरी
ये 54 निकल के आएगा। ये कम वाला हो गया, 20 लाख से कम वाला है 54 आपका, 20 लाख से अधिक वाला आपका 46 है। कुल उसने 100 दिया तो 100 माइनस 46 करोगे, आपका 20 लाख से कम वाला निकल के आ गया। और यहां से जो इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा ये 114 निकल के आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 120 गुणे 95 बटे 100 जब आप करोगे तो ये कितना निकल के आएगा 114। और उसने इनके मध्य का अंतर पूछा है, तो इनका मध्य का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच ए और डी के मध्य का अंतर, ए और डी के मध्य अंतर जो हमने निकाला है वो अंतर, इनके बीच का अंतर, ये जो हमने निकाला है इनके बीच का अंतर। तो 114 अंतर निकालना तो बहुत आसान है, 114 माइनस 54 कर दीजिए तो ये कितना निकल के आएगा, 4 से 4 0, 11 से 5 6, 60 आपका इसका आंसर आ गया। आंसर कितना हुआ 60 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें आपका 60 आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी ग्राफ का अगला सवाल कह रहा है कि बी और सी द्वारा संवितरित वे ऋण जो 20 लाख से कम है। अब क्या कह रहा है, बी और सी द्वारा, तो सबसे पहले तो बी और सी का ऋण हमें निकालना होगा। कितना ऋण दिया है इन्होंने, बी ने दिया है 150 और सी ने दिया है 160, यानी बी ने 150 दिया है, सी ने 160 दिया है। लिख लेते हैं हम यहां पर, बी ने कितना दिया है, बी ने दिया है 150 और सी ने कितना दिया है 160। ठीक है, ये कुल इन्होंने बांटा है ऋण। अब बी ने जब 150 दिया और सी ने 160 दिया, और इसने क्या कहा है, इसने कहा है जो 20 लाख से कम है, तो 20 लाख से कम वाला कितना है, तो 20 लाख से अधिक है उसके बराबर वाला, इसमें से माइनस करोगे तो कम वाला निकल के आ जाएगा। तो बी ने जो है 72 की जो संख्या दी है ये 20 लाख से अधिक है उसके बराबर है, और सी के लिए जो संख्या इसने दी है 20 लाख से अधिक है उसके बराबर की, वो दी है 64 या 64। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 20 लाख से कम संख्या हमें निकाल ली है, तो 72 को माइनस करेंगे 150 से तो निकल के आएगी। तो 10 से 2 गया 8 और 14 से 7 गया तो 7, 78 आ गई कम वाली संख्या। और यहां पर जब आप करोगे तो ये कितनी आएगी 96। भाई 10 से 4 गया 6 और 15 से 6 गया 9, तो बी और सी का कितना आपका निकल के आ गया 78 और 96, जो कि संख्या आपकी 20 लाख से कम या 20 लाख से कम है जो। अब अगला इसने कहा है ए और डी द्वारा संवितरित उन ऋणों से कितना अधिक है जो 20 लाख से अधिक या बराबर है। तो ए और डी का जो 20 लाख से अधिक या बराबर वाले ऋण कितने हैं, ए और डी की बात हो रही है। तो ए का जो है 54 दिया है आपको टेबल में, ए का जो है 54 दिया है, और डी का आपको, ए का 54 दिया है तो डी का कितना दिया है, डी का आपको 46 दिया है, डी का 46 दिया है। अब इनका यहां टोटल कर दीजिए, 8 से 14, 8 और 16 1 17, ये 174 आ गया। इसका यहां टोटल कर लीजिए, ये जो है 6 4 10, 5 4 9 1 10, 100 आएगा यहां पर। तो ये जब 100 आएगा तो यहां कितना आएगा, यहां 74 आएगा, और 74 आपका आंसर हो गया। इस सवाल का जो आंसर आपका हुआ वो कितना हो गया, 74 हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका कह रहा है ए बी सी, यहां पर 3 वैल्यू उसने ले ली, ए बी और सी को मिलाकर एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाला ऋण और उसका औसत निकालने को कह रहा है। तो ए बी सी और एमएसएमई को वितरित न किए जाने वाला ऋण, तो ए बी और सी, ए बी और सी की बात हो रही है तो हम यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर ए बी सी। ठीक है, और इसमें उसने कितना ऋण तो टोटल बांटा हुआ है, उस बांटा 120 150 160 क्रमानुगत 120 150 160। ठीक है, इसमें से ए ने एमएसएमई को कितना दिया 5%, तो बचा हुआ कितना 95%, तो इसका 95%। और बी ने जो है एमएसएमई को कितना दिया 6, तो बचा हुआ हो गया 94%, 94%। और सी ने जो है एमएसएमई को कितना दिया 10%, तो बचा हुआ कितना हुआ 90%। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो यहां ये कितना निकल के आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो
जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए, यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 6 आ गया, 19 छक्का 114 होता है, सबको पता है ये बात। ठीक है, फिर से काट लीजिए, जीरो से जीरो कट गया, 5 से इसको काटा, 5 दिया 15 हो गया, यहाँ 3 आ गया, इधर काटा तो ये 2 आ गया, 2 को इससे भाग दे दिया तो यहाँ 47 आ गया, यानी 47 आ गया, और 47 इंटू 3 इधर करेंगे तो कितना आएगा, यानी 3 का गुणा 47 में, 3 7 21, 12 और 2 14, 141 आ गया। अब इधर देख लीजिए, ये जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, 16 निम्मा कितना होता है, 144 होता है। इन तीनों का योग निकालिए, 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, और इधर 3, ये कितना आ गया, 399 आ गया आपका। अब उसने सवाल में क्या पूछा है हमसे, सवाल में वो कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, इधर आपको औसत निकालना है। तो औसत संख्या निकालने के लिए क्या है, ए बी सी द्वारा मिलाकर एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की औसत संख्या। तो ए बी सी कितने हैं, 3। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 399 जो आपका कुल आ गया है, इसमें 3 का भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल के आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 133। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो आपका ये दूसरा सवाल भी ग्राफ का सॉल्व हुआ, डीआई का ये दूसरा ग्राफ आपका सॉल्व हुआ कंप्लीट। पढ़ते हैं डीआई के अगले ग्राफ की तरफ। अगला जो है आपको लाइन ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर लाइन ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें इसने पॉइंट आपको दिखाया है अंग्रेजी वाला और हिंदी वाला। हिंदी वाला आपका जो दिखाया है वो आयत के तौर पे, आप वर्ग के तौर पे उसको कह सकते हैं, और अंग्रेजी वाला जो दिखाया है इसको उसने जो है चतुर्भुज के तौर पे दिखाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको लाइन ग्राफ दिया हुआ है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। अब इसने जो सवाल इसमें पूछा है, बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए, बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नॉवल की कुल प्रतियां। तो बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नॉवल की कुल प्रतियों का ए और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए नॉवल की कुल प्रतियों से अनुपात इसने पूछा है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नॉवल, कितने नॉवल बी और डी ने मिलकर बेचे हैं। तो बी और डी ने कितने मिलकर बेचे, आप देखिए लाइन ग्राफ में देखिए, बी का जब आप निकालोगे टोटल आपको करना होगा, तो टोटल जब आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इधर आपका दिया हुआ है 34 आपका उसने बेचा है, और ये हिंदी और इंग्लिश अलग अलग का दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि उसने हिंदी और इंग्लिश को डिवाइड नहीं किया, उसने कुल की बात की यहाँ पर। तो 34 आपका जो है हिंदी का हो गया, सॉरी 34 आपका अंग्रेजी का, और 36 आपका हिंदी का। तो 34 और 36 मिलाकर आपका कुल कितना हो गया, 34 और 36 को आपको यहाँ ऐड करना होगा, 34 और 36 को आपको ऐड करना होगा। आप लाइन ग्राफ में देखिए, उसने बी की जब बात करें तो बी ने जो है हिंदी की 36 प्रतियां बेची हैं और इंग्लिश की 34, ऐसे ही है। बी ने हिंदी की जो है 36 प्रतियां बेची हैं, और इंग्लिश की उसने 34 प्रतियां बेची हैं। ठीक है, और डी की जब बात करें, यहां पर किसको किसको मिलाने की बात हो रही है, बी और डी को। तो डी की जब हम बात करेंगे, जब डी की बात करेंगे तो डी में देखिए आप लाइन ग्राफ में, डी आपका कह रहा है इसने कितनी प्रतियां बेची हैं, 38 प्रतियां बेची हैं इंग्लिश की, और 42 प्रतियां बेची हैं हिंदी की। डी ने कितनी बेची हैं, डी ने जो बेची हैं 38 प्रतियां और 42 प्रतियां। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका 70 हो गया, और ये टोटल आपका 80 हो गया। इसका टोटल कितना हो गया, 150 हो गया। तो बी और डी को मिलाकर जो उसने बात की, तो हमने बी और डी का मिलाकर निकाल लिया, कुल कितनी प्रतियां बेची इन्होंने बेची 150 प्रतियां। अब बात आती है दूसरे की। तो दूसरा इसमें कहा है ए और ई द्वारा मिलाकर। तो सबसे पहले ए का हम देख लें, कुल प्रतियां कितनी है। तो ए की इसने कितनी प्रतियां हैं, 27 और 43। ए की कुल प्रतियां कितनी बेची हैं उसने, 27 और 43 आई है। तो 27 और 43 ये कितनी होगी कुल प्रतियां आपकी, 70। ठीक है, और आप बात कर रहे हैं वो ई की, तो ई में कितनी है,
ई में आपकी है 44 और 46। ई में कितनी है 44 और 46, तो ये इसका कुल कितना आ जाएगा 90। इनको टोटल कर लीजिए 160 आ गया ये, तो 150 और 160 आपका आ गया। अब इन दोनों का अनुपात उसने कहा है, उसने क्या कहा है B प्लस D का अनुपात A प्लस E। तो आपका यहां से आप रख दीजिए B प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई 150, अनुपात A प्लस E की वैल्यू कितनी है 160। जितना कैंसिल हो सकता है, जितना ये सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर दिया। अब ये कितना आ गया 15:16। आपका आंसर क्या हो गया 15:16, यानी 15:16 आपका आंसर आ गया इसका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नॉवल की प्रतियां। आप केवल अंग्रेजी की बात कर रहा है, किसके किसके बीच ए और सी द्वारा मिलाकर की बात, यानी कि दोनों का जोड़ आपको निकालना है यहाँ पर, और अंग्रेजी की प्रतियां देखनी है। तो अंग्रेजी की प्रतियां देखने के लिए आपको ए और सी ग्राफ में देखिए, ए का जो है अंग्रेजी की प्रतियां कितनी बेची है उसने 27, ठीक है। ए ने 27 बेची है अंग्रेजी की प्रतियां, और सी ने कितनी बेची है, सी ने बेची है आपकी 48। 27 और 48 अंग्रेजी की प्रतियां ए और सी ने कितनी बेची हैं 27 प्लस 48, क्योंकि उसने अंग्रेजी की प्रतियां जो कहा है, अंग्रेजी की प्रतियां किनके बीच ए और सी, तो ये ए और सी का कितना आ गया 27 और 48 आ गया आपका। ए और सी की अंग्रेजी की प्रतियां कितनी आ गई 27 और 48। अगला उसने क्या कहा है बी और ई द्वारा मिलाकर बेची गई हिंदी की प्रतियां। तो बी की हिंदी की प्रतियां निकालने के लिए आपका बी का कितना हो गया, बी की 36 दी हुई है और ई की आपको कितनी है ग्राफ में देखिए, बी की 36 और ई की 44। तो बी और ई के लिए कितनी होगी, बी प्लस ई कितनी होगी 36 प्लस 44। इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, मतलब तो ये कितना हो गया 75 और ये कितना हो गया 80। 75 और 80 दोनों का आ गया, ठीक है। अब उसने इसमें क्या निकालने को क्या कहा है, कितने प्रतिशत कम या अधिक की बात हो रही है, यानी कि ए और सी द्वारा मिलाकर बेची अंग्रेजी के नॉवल की प्रतियां बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नॉवल की प्रतियों से कितने प्रतिशत कम है। तो जब ए और सी के साथ तुलना हो रही है, ए और सी के साथ आपका तुलना हो रही है यहां पर ए और सी के साथ, तो सबसे पहले तो प्रतिशत में कमी या वृद्धि निकालनी होती तो हमें क्या करना होता है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस, और नीचे क्या आती है, नीचे वो संख्या आती है जिसके साथ तुलना हो रही, तुलना किसके साथ हो रही ए और सी के साथ, गुणे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में पूछा है उसने, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 5 × 75 गुणे 100 प्रतिशत। इसको सॉल्व कीजिए, तो ये सॉल्व होके कितना आ गया 20/3%, और 20/3% को हम क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% आपका आंसर आ गया इस सवाल का। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है एफ द्वारा बेचे गए हिंदी के नॉवल की प्रतियां डी द्वारा बेचे गए नॉवल की कुल प्रतियों का 70% है। अब आप देखो लाइन ग्राफ में कहीं भी आपको एफ पॉइंट नहीं दिया हुआ है, आपको जो पॉइंट दिए है ए बी सी डी ई, ये 5 पॉइंट दिए हैं, और यहाँ पर एफ की बात की है उसने और एफ का कोई पॉइंट नहीं दिया। तो आपको यहाँ पर लाइन ग्राफ में जो देखना है वो किसको देखना है, डी को, क्योंकि उसने यहाँ पर तुलना कर दी है डी के साथ। एफ द्वारा बेचे गए हिंदी के नॉवल की प्रतियां डी द्वारा बेचे गए नॉवल की कुल प्रतियों का 70% है। तो डी ने कुल प्रतियां कितनी बेची हैं ये आपको देखना है। तो डी की कुल प्रतियां कितनी है, डी की आप प्रतियां देखिए तो ये है आपकी 38 + 42 यानी कि 80। डी द्वारा जो कुल प्रतियां बेची गई हैं वो कितनी है, लाइन ग्राफ में आप देखिए एफ आपको कहीं दिया नहीं है और एफ की बात हो रही है, तो उसने जो है डी के साथ जो तुलना की है, तो डी की कुल प्रतियां है आपकी 80 और एफ का आपको निकालना है, तो उसने कितना दिया है 80 का 70% जब आप करोगे, उसने यही तो सवाल में कहा है कि डी की जो कुल प्रतियां है उसका 70% जो है एफ की
द्वारा बेचे हिंदी के नॉवल की प्रतियां, तो ये हिंदी के नॉवल की प्रतियां आपकी निकल के आ गई, कितनी निकली 56। एफ द्वारा हिंदी की नॉवल जो उसने बेची है उनकी कितना, उनकी संख्या कितनी है 56, तो एफ का निकल के आ गया आपके सामने। अब वो कह रहा है एफ द्वारा बेचे गए अंग्रेजी के नॉवल की प्रतियां ई द्वारा बेचे गए नॉवल की कुल प्रतियों का से 40% अधिक है। अब यहां पर उसने कह दिया 40% अधिक है किसका, ई द्वारा बेचे गए नॉवल की कुल प्रतियां। तो ई ने कुल प्रतियां कितनी बेची हैं, यहां पर देख लीजिए, ई ने जो प्रतियां बेची है 90, आप लाइन ग्राफ से देखिए, ई ने कुल प्रतियां कितनी बेची है 90, और इसने क्या कहा है कि जो एफ ने अंग्रेजी की प्रतियां बेची हैं वो जो है ई द्वारा जो प्रतियां आ रही है उनका उनसे 40% अधिक है। तो 90 गुणे 140/100, 40% अधिक का मतलब क्या हुआ 140/100, 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना आ गया 126, 14 में 126, ये एफ की निकल के आई, ई का कितना था, ई की 90 प्रतियां कुल है, ठीक है। तो ये यहां पर क्या निकल के आया, ये एफ का आपका निकल के आया 126 अंग्रेजी की प्रतियां, 126 क्या निकली अंग्रेजी की प्रतियां निकल के आई आपकी 126, ठीक है। अब अंग्रेजी की प्रतियां 126 निकल के आपकी आ गई। उसने कहा क्या है आगे, एफ द्वारा बेचे गए नॉवल की कुल प्रतियां ज्ञात करो। तो एफ द्वारा बेचे गए नॉवल की कुल प्रतियां अगर आपको निकालनी है तो हिंदी प्लस इंग्लिश आप करेंगे तभी तो निकलेंगी। तो 6 6 12 5 2 7 1 8 182। एफ द्वारा कुल प्रतियां जो बेची गई है वो कितनी है, वो है 182, ठीक है। एफ द्वारा कुल प्रतियां कितनी बेची गई हैं, एफ द्वारा कुल प्रतियां जो बेची गई हैं वो है 182। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है सी डी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नॉवल की प्रतियां ए बी सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी की नॉवल की प्रतियों से कितनी अधिक हैं, ठीक है। तो सी डी और ई की, सी डी और ई, तो सी द्वारा जो बेची गई हिंदी के नॉवल की प्रतियां सी डी और ई का हिंदी के नॉवल की प्रतियां हमें जो बेची है इन्होंने वो संख्या लिखनी है। यहाँ पर आप ग्राफ में देखिए तो सी की जो है, सी द्वारा कितनी प्रतियां बेची गई, सी द्वारा बेची गई 39, डी द्वारा बेची गई 42 और ई द्वारा बेची गई है 44। तो 39, 42 और 44, सी प्लस डी प्लस ई, ये कितना आ जाएगा 39 प्लस 42 प्लस 44, ठीक है। तो इसको टोटल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15 125। तो सी डी और ई द्वारा जो हिंदी के नॉवल की प्रतियां बेची गई हैं उनकी संख्या आ गई 125, ठीक है। और अब बात कर रहे हैं वो ए बी सी द्वारा। तो ए द्वारा कितनी प्रतियां बेची गई हैं, अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो 27, बी द्वारा कितनी बेची गई है 34 और 48, सी द्वारा 48 बेची गई है। तो ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ए बी और सी, तो ए द्वारा 27, 34 और 48। लाइन ग्राफ में देखिए, ए द्वारा आपकी 27 बची गई है, बी द्वारा 34 और सी द्वारा 48। किसकी प्रतियां आई है, अंग्रेजी की, और इनका टोटल आप कीजिए तो कितना आ गया 109, ठीक है। ए बी सी द्वारा अंग्रेजी के जो नॉवल की प्रतियां बेची गई वो इतने। अब इनमें इसने कहा है कि कितनी अधिक है, सी डी ई द्वारा बेची गई प्रतियां कितनी अधिक है। तो अधिक निकालने के लिए सी डी ई माइनस अगर आप 100 ए बी सी करोगे तो निकल के आ जाएगी। तो 125 माइनस 109 कितना बचा यहाँ 16, तो 16 अधिक है। आपका आंसर क्या आ गया 16, यानी 16 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं इस ग्राफ के अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि अगस्त 2017 में, अगस्त 2017 में, तो आप ऊपर पढ़िए जुलाई 2017 का पूरा ग्राफ जो हमारा दिया हुआ है जुलाई 2017 का है, और सवाल में उसने बात की है अगस्त 2017 की। कह रहा है ए नॉवल की 20% अधिक प्रतियां बेचता है। तो ए जो है, अब हमें किससे कंपेयर कर रहा है, ये जुलाई के साथ कंपेयर कर रहा है ना। अगस्त 2017 में ए नॉवल की 20% अधिक प्रतियां बेचता है, ठीक है। तो ए द्वारा जुलाई 2017 में बेची गई कुल प्रतियां कितनी है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा। तो ए द्वारा
ए द्वारा जुलाई में कितनी प्रतियां बेची गई हैं? 27 प्लस 43, 27 प्लस 43, तो आपकी 70 प्रतियां कुल हो गई। तो ए द्वारा 70 प्रतियां जुलाई 2017 में कितनी बेची उसने? 70। और अगस्त में उसने क्या कह दिया है? 20% अधिक। अगस्त में क्या कह रहा है कि 20% अधिक प्रतियां बेचता है। 20% अधिक का मतलब हो गया 120/100, यदि आपको निकलेगा ये। तो अगस्त 2017 में उसने कितनी प्रतियां बेची हैं? 84। जुलाई में कितनी बेची थी? 70। और अगस्त में कितनी बेची है? 84। ये किसका निकल के आ गया? ये ए का निकल के आ गया। अगला वो कह रहा है जबकि बी नॉवल की 40 प्रतियां कम बेचता है, तो बी नॉवल की 40 प्रतियां कम बेचता है, तो बी की कितनी प्रतियां उसने जुलाई में कितनी बेची थी? जुलाई में उसने बेची थी 70 प्रतियां। जुलाई में कितनी बेची थी? जुलाई में बेची थी 70। ठीक है, बी ने जुलाई में कितनी बेची थी? 70। और अब क्या कह रहा है कि अगस्त 2017 में जो बी ने बेची है वो 40% कम। 40% कम का मतलब हो गया 60/100। जब भी आपका 40% कम आएगा तो इसको सॉल्व कीजिए। ये कितना आ गया? 42। तो ए का जो अगस्त 2017 में ए ने बेचा है और अगस्त 2017 में बी ने जो प्रतियां बेची है वो आपके सामने है। ठीक है, सवाल में आगे क्या कह रहा है? सवाल में आगे कह रहा है वो कि तो अगस्त 2017 में ए और बी द्वारा मिलाकर बेचे गए नॉवल की कुल प्रतियां, तो कुल प्रतियों की बात कर रहा है ए और बी का, तो इनको टोटल कर लीजिए। तो ये कितना हो गया? 84 प्लस 42, ये कितना आ जाएगा? 126। तो 126 आपका आंसर, यानी 126 आपका आंसर हो गया इस सवाल का। अगर सवालों में आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, जो सवाल हम यहाँ पर डीआई के करवा रहे हैं, तो आप बेझिझक बिना किसी संकोच के आप हमसे कमेंट में अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को हो सकेगा तो कमेंट के द्वारा ही, कमेंट में ही आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे, करके आपको स्पेशली आपको भेज देंगे। और नहीं तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान जो है हम अवश्य देंगे। आप जो है अपनी समस्या हमारे सामने लाइए तो सही। बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ। तो अगला ग्राफ यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है, इसमें उसने क्या कहा है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ में अलग अलग देशों की प्रति एकड़ उपज दर्शाई गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कितने देश दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 देशों का उसने जो है उपज दिखाया है किलोग्राम में। 1 एकड़ की उपज किलोग्राम में दिखाई है। सबसे ऊपर अपना भारत है, अपना प्यारा भारत सबसे ऊपर है 200, यानी कि 200 किलोग्राम 1 एकड़ में इसकी ये फसल उगा रहा है भारत। और पाकिस्तान उसके नीचे 160 किलोग्राम, बांग्लादेश उससे भी नीचे 120, श्रीलंका दिया 132, नेपाल 120 और भूटान का दिया है 80। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं सवाल। तो सवाल में कह रहा है दिए गए देशों की औसत उपज क्या है। तो दिए गए देशों की औसत उपज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें कुल उपज निकालनी होगी। तो कुल उपज कितनी है? 200 भारत की उपज कितनी है? 200 प्रति एकड़। ठीक है, और पाकिस्तान की 160, पाकिस्तान की कितनी है? 160, पाकिस्तान की 160, बांग्लादेश की 120। इसके बाद कौन सा देश दिया है? बांग्लादेश के बाद क्या है? श्रीलंका की 132, श्रीलंका की 132, नेपाल की 120, नेपाल की 120 और उसके बाद दिया है भूटान, भूटान की दी है 80, भूटान की कितनी दी है? 80। अब हमें ये 6 देश दिए हुए हैं, इसमें अपना प्यारा भारत सबसे आगे चल रहा है 200। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग बात हो रही है अभी यहाँ पर, तो सवाल के अकॉर्डिंग भी अपना प्यारा भारत सबसे आगे है। और जब इसका औसत हमें निकालना है, वो कह रहा है औसत उपज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें इनको सबको जोड़ना होगा, जब भी उसका औसत निकाल पाएंगे हम। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लीजिए। तो यहां से जोड़ोगे जब आप 0 2, यहां पर कितना आ गया? 2, उसके बाद फिर 6 2 8 8 3 11 2 13 13 8
21, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, तो ये टोटल कितना आ गया 812 एकड़ प्रति एकड़। ये उपज कितना 812 किलोग्राम प्रति एकड़ आपकी उपज आ गई सभी देशों की मिलाकर। ठीक है, अब सभी देश, टोटल देश कितने हैं यहाँ पर? टोटल देश आपके हैं 6। ठीक है, कुल देश कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से यहाँ पर भाग दे दीजिए, जब भी तो आपका औसत निकलेगा। औसत का फॉर्मूला क्या है? आपकी औसत की क्लास चल रही है, आप रामानुज सर की क्लास ले लीजिए, औसत की क्लास ले रहे हैं वो भी। ठीक है, अगर आपको औसत में, एवरेज में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कलीग जो रामानुज है उनकी क्लास चल रही है औसत की, एवरेज की, उस क्लास को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका एवरेज से संबंधित जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब इसको आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? यही आएगा। ठीक है, 406/3 आ गया। अब 406/3 आ गया, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 15, यहाँ 1, यहाँ 3, तो 135 सही 1/3 आपका औसत आ गया। कितना औसत आ गया? 135 सही 1/3 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा है भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने प्रतिशत अधिक है? तो भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितनी अधिक है? तो भारत की प्रति एकड़ उपज कितनी है? 200, और पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज कितनी है? 160। अब ये प्रतिशत में पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है प्रतिशत में, तो तुलना किसके साथ हो रही है? जिसके साथ तुलना हो रही है उसको हमें नीचे रखना है। भारत की निकालनी है, तुलना पाकिस्तान के साथ हो रही है, तो गुणे 100, पाकिस्तान की 160 है, यहाँ 160 आ गया, 100%। इसको जब सॉल्व करोगे तो 40/16 गुणे 10%। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से फिर कैंसिल कर दीजिए, और 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये कितनी आ गई? 25% अधिक है। आपका आंसर कितना हो गया? 25% आपका आंसर आ गया इस सवाल का। कितना आ गया? 25% इस सवाल का आंसर आ गया। बढ़ते हैं इसी में अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल आपका कह रहा है सब देशों की कुल मिलाकर उपज में से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है? तो सब देशों की कुल उपज अभी हमने सभी देशों की निकाली थी, तो 812 आई थी। ठीक है, 812 आई थी, जो पहला सवाल हमने लगाया था सभी देशों की उपज कितनी निकल के आई थी? 812। और इसमें से श्रीलंका की उपज कितनी दी हुई है? 132 आपको दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, आप बार ग्राफ में देखिए, श्रीलंका की 132 दी हुई है। तो अब हमें करना क्या है? ये कह रहा है कि सब देशों की कुल मिलाकर उपज से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है, लगभग में पूछ रहा है। तो श्रीलंका की उपज 132, कुल उपज कितनी? 812। इसका प्रतिशत निकालना है हमें। प्रतिशत में बात हो रही तो 100 का गुणा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 3300 में आपको 203 का भाग देना होगा। 3300 में 203 से आप भाग दीजिए, जब 16.2। ठीक है, भाग आप खुद से कीजिए, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 16.2%। ठीक है, कितने प्रतिशत है कुल उपज का? श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है? 16.2%। अगला सवाल कह रहा है यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में अंतर। तो आरोही क्रम में लिखा जाए अगर, तो आरोही क्रम में लिख लीजिए। सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए, तो आरोही क्रम में जब आप लिखोगे तो सबसे कम वाली आगे आएगी और सबसे कम वाली से अधिक वाली। तो इसमें सबसे कम कौन सी है? 80। आरोही क्रम में लिखना शुरू कीजिए। 80, उसके बाद कितनी है? 120, फिर कितनी है? फिर 120, फिर कितनी है? 132, फिर कितनी है? 160। ठीक है, हो गए 6 देश हो गए, फिर है 200 हो गया। इन 3 का टोटल और इन 3 का टोटल करने को कह रहा है, तो कर लीजिए। 240, 320 आ जाएगा, और इनका टोटल कितना आएगा? ये 2 है ना यहाँ पर। ठीक है, अब इनका अंतर उसने पूछा है, तो 390 और 492 का अंतर निकाल लीजिए आप। तो ये कितना आ गया? 2, 9 से 2 गया 7,
और 4 से 3 गया 1, अंतर कितना आ गया 172, यानी कि 172 किलोग्राम का अंतर यहाँ पर आ गया। ये सवाल का आपका आंसर हो गया 172 किलोग्राम। बढ़ते हैं लास्ट सवाल, अपने ग्राफ के लास्ट सवाल और आज की क्लास का भी ये लास्ट सवाल है, ठीक है। अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा दिए गए देशों का औसत उपज देश की कुल उपज से कितना कम है। दिए गए देशों की औसत उपज, तो औसत उपज हमने निकाली थी अभी। औसत उपज कितनी आई थी 135 सही 1/3 आपकी औसत उपज आई थी। औसत उपज कितनी आई थी, कुल उपज आपकी क्या है, दिए गए देशों की औसत उपज देश की कुल उपज से कितना कम है। दिए गए देशों की कुल उपज, तो कुल उपज कितनी है, दिए गए देशों की कुल उपज आपकी यहां पर कितनी दी हुई है, औसत उपज। यहां पर कुल उपज कितनी है, सबसे पहले बात करें कुल उपज की, तो कुल उपज आपकी 812 है, यही है कुल उपज आपकी 812 है। और उसने कहा है देश की कुल उपज से कितना कम है, तो देश की कुल उपज से कितना कम है। देशों की, सभी देशों की कुल उपज कितनी है 812, और औसत उपज अभी हमने निकाली थी, तो 812/6 औसत उपज कैसे निकालोगे आप, आपने निकाली भी थी और नहीं तो दोबारा आप कर लो। ये टोटल कुल उपज से आपको कितने देश है, टोटल 6, तो 812/6 और इनका अंतर पूछा है उसने, ठीक है। तो अंतर निकालने के लिए क्या किया, यहां पर हमने ये कर दिया 812 यहां से कॉमन लीजिए, तो आपका सवाल सिंपल हो जाएगा। 1 - 1/6 आपका यहां पर आ गया, ठीक है। तो 812 में गुणे ये कितना हो गया 6 कम 6 5/6। अब 6 से भाग दे लीजिए आप, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 6 कम 6 2 हो गया 21 हो गया, 6 × 18 कितना बचा 3 बचा 32 हो गया, 6 × 5 30, 2 बचा 20 हो गया, 6 × 18 इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अब कितना आपका आ गया 676.66, लगभग 676.66 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 676.66, इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये वैल्यू आपकी 135.33 आ रही है, गुणे में आपका 5 है, तो ये 676.655 इस तरीके से चलता रहेगा। तो आप कह सकते हो कि वैल्यू आपकी जो आएगी 676.66 आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए ग्राफ नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।